अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग की भरपूर डिमांड पर आज मेरे साथ मारूफ लीगल स्कॉलर, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, जियो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के और मेरे ख्याल में ईऑन के सीक्रेटली सबसे फ़नी मेंबर महरोज़ साहब हैं। महरोज़ खान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। महरोज़ भाई जो है वो हस्बे मामूल लोगों को लगता है कि बहुत चिल से और बड़े शर्मीले से हैं। वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं। वो शर्मीले हैं लेकिन लतीफ़ा भी बड़ा करते होते हैं। और अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी उन्होंने एक लतीफ़ा किया है कि साथ भाई माइंड तो नहीं करेंगे लेकिन मेरा नहीं किया, साथ भाई माइंड करेंगे। हस्बे मामूल वैसे अभी वो राउंड टेबल होना था, बाकी साथी जो है वो मसरूफ़ हैं, हैदर भाई एडिटिंग कर रहे हैं, कुछ असद भाई क्लास पढ़ा रहे हैं और साथ साथ एक पेपर लिख रहे थे। जी। तो मैंने कहा क्यों हम दोनों ही भाई बैठ जाते हैं, सिर्फ मतलब अकेले ही। तो अभी इससे पहले ही आपने मुझे वो 2 मीम भेजी थी, अभी लिटरली UAE वाली। टेबल पे बैठे हुए यूएई वाले। और मेरे ख्याल में ये पहली बार है कि पाकिस्तान ने किसी को पूरे पैसे अदा कर दिए हैं। और अभी भी खबर आई है कि 3.45 बिलियन ने पूरा का पूरा उनको एज इट इज वापस कर दिया है। किया कैसे है वो एक सवाल है। अगेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट्स नॉट लाइक कि कोई एक्सेल शीट हमारे सामने होती है, इस पे सारे हुकूमतों की ट्रांजैक्शंस आ रही होती हैं। मीन्स क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है नहीं पता, लेकिन मेरोज भाई आपको क्या लगता है ये बड़ी यूएई के लिए खौफनाक अलामत नहीं है कि ये पाकिस्तान की जानिब से बड़ी स्ट्रेटजी किस्म की हम कह सकते हैं कि मूव है, और ये एक जवाब है वो मुल्क जिसको हमने बनाया। और अगर हम स्टार्ट्स की बात करें तो 1971 टिल नाउ तकरीबन 1.5 करोड़ पाकिस्तानी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, मतलब ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के डाटा के मुताबिक दुबई गए हैं। जस्ट चाहे सिंगल विजिट हुआ हो। जी, ये जो स्किल्ड लेबर पे जाते हैं, वाह, 1.5 करोड़ 1 करोड़ 40 लाख समथिंग है जो 1971 टिल नाउ दुबई गए हैं। रफली लाहौर की आबादी ऑलमोस्ट। और फ्यूचर हमें नज़र आ रहा है कि हमारा गल्फ़ के साथ क्या होने लगे, स्पेशली हमारा दुबई के साथ क्या होने लगे, यूएई के साथ। ये जो पट्टी है ना, क्योंकि पाकिस्तान का पूरी तरह पैसे चुकाना बहुत अजीब अलामत है, बहुत बुरी अलामत है यूएई के लिए। असल सबसे बड़ा मसला ये है कि जो हमारा IMF एग्रीमेंट हुआ था 2024 सितंबर में, उसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो ये थी कि आपके रिज़र्व्स जो हैं वो तकरीबन कुछ जगहों पे 7 अरब कहा जाता है, कुछ जगहों पे 12 अरब कहा जाता है, कि रफली इतने बिलियन डॉलर्स होने चाहिए एट एनी टाइम। और ये जब तक एग्रीमेंट आपका IMF का ख़त्म नहीं होता सितंबर 2027 तक, ये आपके पास पड़े होने चाहिए हर वक्त। जी, यूएई उस टाइम जब आपसे पैसे लिए जा रहे हैं, एक तो जंग का तो माहौल है, मगर उसको ये भी इल्म है कि आप IMF पैकेज के अंदर हो। उस पैकेज में एक शिक्त मौजूद है कि ये सर्टन अमाउंट आपके पास हर वक्त मौजूद होनी चाहिए। अब वो चाहे आप यूएई को वापस कर दो या कहीं और कर दो, आपको वो रखनी है अमाउंट, चाहे वो जिस मर्ज़ी से आप लो। करंटली तो आपने सऊदी अरब से ले लिए हैं, मगर एक ब्रदर मुल्क जिसको आपने बनाया हो, जिसकी एयरलाइंस आपने बनाई हो, जिसकी हर चीज़ आपने बनाई हो, वो ऐसे मौके पे पेनीज़ उसके लिए, तो उसके अमाउंट पेनीज़ की फॉर्म में है। बिकॉज अभी रिसेंटली बुर्जुल अरब की भी वो करने लगे, तो सी गालबन उसको रिवैम्प करने लगे। तकरीबन साल के लिए वो बंद होगा, 9 महीने के लिए। और फिर $9 बिलियन का वो एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च करने लगे दुबई के अंदर, रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया है। नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि यूएई की ये रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल नहीं है, ये पॉलिटिकल। ये एक जवाब है उनकी तरफ से हमारे लिए, और फिर हमारी तरफ से उनको द फैक्ट कि पाकिस्तान ने कड़क तरीके से नोट नए चटक बिल्कुल अंदाज में अदा कर दिए, ये बहुत ये मैं बार बार बात कह रहा हूँ, समझ नहीं आ रही, पता नहीं ऑडियंस को ये फील हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमने नोटों को तेल लगा के वापस किए हैं। हाँ, ये क्वाइट लिटरली बात है, क्योंकि उधर से लिए हैं। या क्वाइट लिटरली ये बहुत ऑड बात है। बिकॉज अगर यूएई के और हमारे हिस्टोरिकल ताल्लुकात देखें तो कभी ऐसी कोई इतनी तल्ख एक्सचेंज आपको नहीं नज़र आएगी। ऑब्वियसली लैंग्वेज सारी बड़ी अबव बोर्ड है, कोई ऐसे नहीं कि वो गालियाँ दे रहे हैं एक दूसरे को, बट इसकी तलखी जो है वो इस ट्रांजैक्शन के अंदर छुपी हुई है कि पाकिस्तान को पैसे दिए जाते हैं, पाकिस्तान से पैसे वापस लिए नहीं जाते। तो ये असूल है, इसमें मतलब अमेरिका, सऊदी, चीन, जो मर्जी हो, मतलब मैं तंजिया तौर पर पाकिस्तान के बारे में भी थोड़ी सी तनकीद कर रहा हूँ कि पाकिस्तान इज़ नॉट ट्रस्ट वर्दी कंट्री इस मामले के अंदर जिसको रेंट या लोन दिया जाए। एंड अगेन ये मैं कन्वेंशनल टर्म्स में बात कर रहा हूँ, हकीकत ये है कि दुनिया में ये बोरोइंग और लेंडिंग और ये एड की सूरत हाल इनफरादी वो सतह पर नहीं ऑपरेट करती जिस तरह हमारे यहाँ होता है, ये ट्रस्ट वर्दी है, ये नहीं है। बट कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी के अंदर ये शामिल होती है कि पाकिस्तान खूँ है, जो डालोगे मतलब वापस कभी नहीं निकलेगा।
What do you think that means? Because मैं देख रहा था कि एक तरफ हमने सूडान की डील को पॉज कर दिया, which clearly the Saudis had Saudi made us pressure में। engage in, but दूसरी तरफ हमने हफ्तर को, जो अगेन यूएई वाले ग्रुप का है, टेक्निकली लिबिया के अंदर वो यूएई वाला ग्रुप था, एमिनेशंस प्रोवाइड किया। हमने उनको अब, बट ये बताया ही जा रहा है कि ये भी सऊदी अरेबिया की मंशा से और उसकी सहमति से हो रहा है। तो क्या ये मुमकिन है कि सऊदी अरेबिया इत्तेफाक कर लिया हमारे साथ कि अब वो हफ्तर को, यानी लिबिया के अंदर अपना वो पंजा तगड़ा, यानी वो यूएई को मसल आउट कर रहे हैं वहाँ से, यानी ये भी मुमकिन है। और सूडान की डील उन्होंने इसलिए पॉज कर दी क्योंकि आरएसएफ जो है वो वैसे ही शिकस्त खुर्दा हो गया जब से यूएई के खिलाफ बमबारी हो रही है। और ये हमारा जो एक्सचेंज है ये सऊदी अरेबिया की भी यूएई के साथ जो है, Those who dare wins, those who do not dare do not win। और ये वाली बात है। सिचुएशन सारी यहीं पे ही है। मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया ने भी चांस पर डांस खेला है और पाकिस्तान के साथ इस मामले में यूएई को, उसको एक मौका मिला। देखें, मैं गया था हज पे, तो मैंने देखा था बहुत ही खूबसूरत मस्जिद मक्का में आउटस्कर्ट्स आपने वो वीडियो पूरी देखी थी दोज हू डेयर वाली? हाँ, जिसमें वो बताते हैं हमने ये भी गिराया, ये भी गिराया, ये भी गिराया। मुझे मेरे ज़हन में पता है क्या आया था, मुझे क्या फील आई थी। आप जाके पूछते नहीं किसी भी ढाबे पे के खाने में क्या है, कहते हैं मटन गोमा, मटन गिराई, मटन। या वो जो जूस वाला लड़का आता है, चीकू बादाम पिस्ता चॉकलेट शेक, लंबी फहरिस्त होती है ना, साढ़े को ले भी है, भी है, भी है। नहीं, क्वाइट लिटरली एट दिस पॉइंट आई वुड से 6-7 मुल्क हैं जो मेन्यू कार्ड लेके घूम रहे हैं, जो वेपन्स मैन्युफैक्चरर हैं, तुर्की हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका इटसेल्फ तो पुराना व्यापारी है, रूस हो। बल्कि अमेरिका, आपने देखा होगा कि मैवरिक 1 और मैवरिक एक और मूवी जो है वो रीलॉन्च हो रही है और विद फॉर अबाउट अ वीक यूएस के सारे सिनेमाज में लगाई जाएगी। वो तैयारी कर रहे हैं ना। और मेरे जहन में एक ही चीज़ आती है कि आपके लगातार आपके जो प्लेन गिरे हैं या हिट हुए हैं, इसको आप रिलेट कर सकते हैं उसके साथ? ऑफ कोर्स। देखो, वियतनाम की, इसमें आपको पहली बात मुकम्मल कर लेता हूँ, फिर मैं वापस उस बात पे आता हूँ। वियतनाम की जंग से लेके अब तक, यानी 70 से लेके आज तक, इसमें इराक की जंग शामिल है, अफगानिस्तान की जंग शामिल है, प्रॉक्सी ऑपरेशन शामिल है। कोई एक ऐसा इंडिविजुअल डे नहीं है जहाँ ज़्यादा जहाज़ गिरे हैं दैन जब ये अमेरिकन जहाज़, जब उन्होंने इसराइल ईरानी एयर डिफेंसेस को इंगेज किया, जब ये F-15 और इनके सारे वो खबरें आई हैं, उस एक सिंगल दिन में ज़्यादा अमेरिकन जहाज़ गिरे हैं दैन इतने 50 साल के प्रोसेस में। तो नाउ जो कॉन्फिडेंस है स्टॉक्स में, जो अमेरिकन एयर डिफेंसेस के स्टॉक्स हैं, अमेरिकन अवाम के अंदर जो वोटिंग को पॉपुलेशन के कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, वो बिल्कुल बिल्ड करना है उन्होंने, क्योंकि अब वो एक बहुत बड़ी कैंपेन में जाने वाले हैं। देखें, एक प्रोसेस है, वो प्रोफेसर रॉबर्ट सी पेप कहते हैं, उसको कहते हैं वोटर हार्डनिंग। यानी जो वोटर है, उन्होंने एस्टिमेट किया कि 31 से 32% जो है इस वक्त वोटर वो सहमति रखता है, इत्तेफाक करता है इस जंग के साथ कि ये लड़नी चाहिए फॉर वट एवर रीज़न। जब वो जंग प्रोसेस शुरू होता है तो साल डेढ़ के अंदर तो वो थम जाता है सेंटिमेंट, बिकॉज वो हिम्मत हार जाते हैं जंग के लिए। अमेरिका में एपेटाइट बहुत नहीं है अवाम के अंदर की लंबी इस वक्त ख़ास तौर पे। लेकिन स्टार्ट में क्या होता है कि अगर जहाज़ गिरते हैं और जवान कत्ल होते हैं ना अमेरिका के, तो उनकी हार्डनिंग होती है, उनके दिल पक्के होते हैं कि नहीं अब लड़ो, क्योंकि ये जवान मर गए हैं, ये जहाज़ गिर गए हैं, प्रेस्टीज लॉस हो गया है, अब लड़ो। तो वो साल डेढ़ में जो उनके जज्बात गिरने हैं ना लड़ने के लिए, वो 3 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर बड़े इंटेंस हो जाते हैं। और वो 3-6 महीने चाहिए होते हैं कि हुकूमत को कि वो ऐसी जंग पका दे कि वो फिर उन चलती रहे, फॉरएवर वॉर जो होती है। लेकिन ओरिजिनल बात जो आप करते हैं कि मेन्यू कार्ड वाली, ये वाकई में पाकिस्तान उन ममालिक में से है कि अब जो फिर रहा है वाकई में विद एयर डिफेंसेस का मेन्यू कार्ड और इवन स्मॉल म्यूनिशंस वगैरह का, क्योंकि इस वक्त दुनिया में नीड ऑफ द आवर जो है वो अनाज वगैरह है, एनर्जी है, हैवी इंडस्ट्री है, हैवी इंडस्ट्री जो पाकिस्तान के पास नहीं है। और चौथी जो है वो वेपन्स और आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग है, वो पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान के पास जो कमज़ोर पॉइंट्स हैं, सोर पॉइंट्स हैं, वो एनर्जी है, उसका हल डिबेट कर सकते हैं, उसके भी हल। और दूसरा है वो हैवी इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली थ्रू दी प्रोसेसेस, चाहे वो भुट्टो साहब की सोशलाइजेशन हो, फिर ज़िया साहब की रैपिड लिबरलाइजेशन हो, और फिर सब्सिक्वेंटली 90s की जो 2 बैक टू बैक नून और पीपल्स पार्टी की रिजीम्स थी, और मुशर्रफ साहब ने तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके बिल्कुल छुरी फेर दी इकॉनमी के ऊपर, और हमारी इकॉनमी एक फाइनेंशियलाइज्ड इकॉनमी बन गई और हमने इंडस्ट्रियल फेज ही स्किप कर दिया। हमारी हैवी इंडस्ट्री प्रैक्टिकली ख़त्म हो गई, ख़त्म हो गई ऑलमोस्ट। उसको रिवाइव करने में अमेरिका अगली क्वार्टर सेंचुरी लगाएगा। उसने अपनी जो पेंटागन ने रिपोर्ट लगाई है, इस तरह आपने कहा कि ये क्या इसका ताल्लुक, बिल्कुल ताल्लुक है।
जहाज़ों की फिल्में दिखाना और जहाज़ों की लड़ाई शुरू करना। अमेरिका अपनी टॉप गन 1 और मैवरिक दोनों पेंटागन की मदद से बनी है। प्रोडक्शन है। हाँ, ये बड़े ओपनली उनके यहाँ SPR ज़्यादा, जैसे उसके अंदर सटलिटी है, उसके अंदर ज़्यादा एक वो हमारे यहाँ से ओपन नहीं होता ना, ये वार आई है, ये फलानी आई। उनके यहाँ बहुत सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म्स हैं हॉलीवुड फिल्म्स प्रोड्यूस करने का। प्लेटो की एलिगोरी ऑफ द केव और जिम कैरी की डार्क कॉमेडी द ट्रूमन शो का आपस में क्या ताल्लुक है? जहां एक तरफ प्लेटो बात करता है उस इंसान की जिसको कैद में रखा गया है और उसकी जो दुनिया है उसके लिए क्यूरेट की जाती है और उसको कोई अंदाजा नहीं है कि उसके बाहर वाली दुनिया में क्या हो रहा है, और दूसरी तरफ ट्रूमन शो के अंदर, सॉरी स्पॉयलर्स यहाँ नहीं मिलेंगे, अगर आपको स्पॉयलर्स चाहिए तो आपको हमारा द क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा। YONPodcast.com पे जाएं, अपनी मेंबरशिप परचेज करें ताकि जुमे के जुमे में आपको पॉपुलर मूवीज़ और टीवी के बारे में स्पॉयलर्स दे सकते। शुक्रिया। लेकिन बहरहाल जो अमेरिका की जो पेंटागन की रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने वाज़ेह कहा है कि हमने अपनी हैवी इंडस्ट्री और आर्म्स इंडस्ट्री बहुत हैवी बिल्ड करनी है, बहुत तकड़ी बिल्ड करनी है, वो तैयारी करके बैठे हुए। और एनर्जी के मामले में भी उन्होंने प्रैक्टिकली अब एशिया को, ईस्ट एशिया को, यानी आप ईरान से ईस्ट चले जाएं, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह, और यूरोप को मजबूर कर दिया। हम तो नहीं, बट यूरोप कहाँ से अब एनर्जी लेगा? एनर्जी क्राइसिस आ गया वहाँ, अमेरिका से लेगा। ज़ेलेंस्की ने भी यू को कह दिया कि $90 बिलियन जो कि ऑयल की मद में वो आपको हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अपना मेरोज भाई, ऑयल जो था और गैस जो थी यूरोप में नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन चल रही थी, अमेरिकन ने वो फाड़ दी। आज तक यूरोप के किसी ऐवान में जरूरत नहीं हुई किसी MPA, किसी MNA, किसी सेनेटर, किसी वजीर, छोटे हुक्मरान को, क्योंकि यूनियन के वो बंदा नहीं खड़ा हुआ किसी मुल्क का और उन्होंने कहा कि यार ये अमेरिकन ने हमारे साथ जुल्म किया। इतने उनकी बेचारों की गुलामी पक्की है। और उसमें मैं टॉप ऑफ द लिस्ट इसकी जर्मनी। क्या वजह है? हमें अपनी तो समझ आ जाती है ना कि हमारे पास, हमें वहाँ के वीज़े चाहिए, एक्सेस चाहिए, हर चीज़ चाहिए, ये हमारा कोई ना कोई वहाँ बैठा हुआ है। वो यूरोप की क्यों गुलामी में नज़र आती है? World War II मेरोज भाई, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो गए थे, उनकी हैवी इंडस्ट्री उसके बाद आपको नज़र आता है ख़त्म होते हुए। मैं इंग्लैंड में एक फैक्ट्री टाउन गया था, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, बहुत पुराना, आप किताबों में भी उसके हवाले मिलेंगे, स्टील बनाने के लिए मशहूर था। ट्रेनें भी वही बनती थी, चादरों वाली ट्रेनें नहीं होती थी। वो ना लोहा बनाता है, ना वो ट्रेन बनाता है शहर आज। वहाँ म्यूज़ियम है ट्रेन और स्टील फैक्ट्री का, एक्चुअल म्यूज़ियम है। मैंने कहा यार ये इंग्लैंड स्टील नहीं बनाता, इंग्लैंड जिसने हम सबको ट्रेन और स्टील आके दिया, स्टील बनाओ, फैक्ट्री बनाओ, वो ना ट्रेन बना रहा है ना वो स्टील बना रहा है। अब इसी तरह अमेरिका में जाए, इकोनॉमिक लॉस तो इन सबको हुआ ही था World War II के बाद, लेकिन उसके बाद फिर इनकी ये महकूमी में आ गए थे एक ग्लोबल एलीट की, कि जो अमेरिका से ऑपरेट कर रही थी, प्राइमरली इसराइल में भी थी, गल्फ में भी थी, और ये बहुत डिपेंडेंट हो गए। एनर्जी डिपेंडेंस इनकी हो। फिर जो यूरोजोन उन्होंने बनाया था उसमें नुकसान ये हुआ कि इंडिविजुअल ममालिक के अंदर हैवी इंडस्ट्री निकल गई, सारी हैवी इंडस्ट्री निकल के चली गई। जैसे ग्रीस की फॉर एग्जांपल, ग्रीस में स्टील वगैरह था, सारा निकल के वो चला गया जर्मनी के अंदर, स्पेशलाइज्ड क्वार्टर बन गया ना। इकोनॉमीज़ ख़राब हो गई इनकी, मज़ीद उस चक्कर में फाइनेंशलाइज हो गई, यानी मनी मार्केट्स की तरफ आ गई। और फिर इनकी डिपेंडेंसी सारी एनर्जी की जो थी वो ऑयल एंड गैस के ऊपर थी, और LNG डिपेंडेंस इनकी सबसे ज़्यादा है क्योंकि ये घरों को गर्म उससे करते हैं। तो दे मेड अ लॉट ऑफ स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स, तो नहीं कहूँगा, मजबूरियाँ। ये World War II के बाद से यरगमाली है अमेरिका के, और अमेरिका ने पहले इनको ज़रा साथ साथ लेकर चला है, हल्का हल्का बुली किया है। अब जो बुलिंग है वो बिल्कुल अरूज पे आ गई है, उरियाँ हो गई है, और मेरे ख्याल में अब अमेरिका कामयाब रहेगा इसके अंदर। आई डोंट थिंक यूरोप के अंदर बगावत की हड्डी है इस निज़ाम से। अलबत्ता मेरे ख्याल में उनकी नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट रीजन में कोऑपरेशन बढ़ेगी यूरोप की, और अमेरिका के साथ एक डिवोर्स का सिलसिला शुरू हो गया प्रोसेस। कागजात जमा होंगे, पहले एक दफ़ा लैदगी होगी, फिर सुलह करवाएगी फैमिली, फिर यानी वो अब हमारी लाइफ टाइम्स के अंदर हम यूरोप और अमेरिका की डिवोर्स को विटनेस करेंगे। अच्छा, ये है कि कोविड के दिनों में ना यूरोप की नॉर्थ अफ्रीका के साथ इकोनॉमिक ऑपरेशन बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी। जी, ये आपको इंक्रीज नज़र आएगी, बिकॉज यूरोप के अंदर हम आमतौर पे समझते हैं कि साउथ एशियन इमिग्रेंट बहुत ज़्यादा है, नॉर्थ अफ्रीकन इमिग्रेंट बहुत ज़्यादा है, हमें अंदाज़ा नहीं होता। फ्रांस जाके मैंने देखा है, वहाँ पे प्रैक्टिकली जो हमारा किरदार है यूके के अंदर, वो किरदार आपको नज़र आएगा बाकी यूरोप के अंदर, नॉर्थ अफ्रीकन का, इटली, स्पेन, पोर्चुगल के अंदर। मतलब हमारा किरदार, आप हंस रहे हैं, वो वाला कि मुराद इकोनॉमिक इनपुट, बाकी जो किरदार है वो तो माशाल्लाह हमारे
क्या ही बात है हमारे अखलाक की। मुराद ये है कि जो इकोनॉमिक इनपुट है उनकी, हाँ, सर्विस सेक्टर और ये सारा बेसिक जो मीनियल जॉब्स होती हैं लेबर वगैरह की, उनकी मजबूरी है, उनके पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स के मसाइल हैं, तादाद आवाम की, वर्किंग एज मेल्स वगैरह के मसाइल। दूसरा, उनको कैपिटल चाहिए, जो नॉर्थ अफ्रीका हो, मिडल ईस्ट हो, उसकी जो बड़ी वेल्थ है वो जाती है यूरोप में पार्क होती है, हमारी वेल्थ पार्क होती है लंदन में, पेरिस में पार्क होती है। अगर आप जरदारी फैमिली को देख लें तो पेरिस में उनकी कितनी होल्डिंग्स है सब जानते हैं, शरीफ फैमिली देख लें तो लंदन में उनकी कितनी होल्डिंग, इन सब का सेकंड बेस ऑफ ऑपरेशन होता है। तो दुबई एक कन्वीनियंस खुली है, दुबई आप समझे ज़्यादा इट्स मोर लाइक अ ट्रांजिट, वो हम सबकी गुजरगाह है जी। और वहाँ भी पार्क, गुजरगाह में भी आप कोई ना कोई पैसे पार्क करके ही जाते हो, लेकिन जो डेस्टिनेशन है एक्चुअल हमारी एलिट्स की मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, अफ्रीका एट लार्ज के अंदर, इवन एशिया के अंदर, आपको रशिया के बड़े बिलियनर्स के पैसे आपको यूरोप में नज़र आएंगे, चाइना के बिलियनर्स के भी नज़र आएंगे। तो अड्डा जो है ना वो बड़े बड़े ये फ्रांस, लंदन, ये कैपिटल्स। अच्छा, एक मेरा सवाल था कि ये इस वीक में बहुत ज़्यादा चीज़ लाइमलाइट में आई है कि सऊदी को तो चलो ठीक है, हमारी उनके साथ डिफेंस एक्ट है और चीज़ें साइन हुई हुई हैं पिछले साल से। कतर का सुनने में आ रहा है कि कतर का इज़ अ वेरी फाइन पॉसिबिलिटी हमारा उनके साथ डिफेंस पैक्ट हो जाए। या $2 बिलियन के एवज उन्होंने कोई, एंड अगेन द अमाउंट सीम्स वेरी, क्या हमारी आर्मी मतलब इतने उसमें है कि हाँ स्ट्रेच आउट हो जाए इतना ज़्यादा? कर सकते हैं हम। एयर डिफेंसेस है ना, हमने कौन सा कोई फौज तैनात करनी है कोई बड़े। बाकी मेरे ख्याल में अभी पिछले दिनों में देख रहे थे कि रिक्रूटिंग बढ़ी हुई है पाकिस्तान में। मैं पता नहीं, मैं तो रियासत के सारे ही इदारों में रिक्रूटिंग बढ़ी हुई माशाल्लाह, वही एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं इस वक्त। मगर साथ ही साथ पंजाब कहते हैं कि हमने 1.5 लाख जॉब्स ख़त्म कर दी हैं। सुभान अल्लाह जी, सरकारी जॉब्स, फ्रिवलेस जॉब्स खत्म की होंगी ना उन्होंने। अल्लाह का शुक्र है कि नून लीग के और पंजाब में पॉलिटिक्स का जनरल जो मेयार है उसके अंदर ये नौकरी वाला सिलसिला सिंध वाला नहीं है, वरना तो जी 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 विल बी डेड। अलबत्ता 2030 तक गालबन मुझे याद आ रहा है, आई कुड बी रॉन्ग बाय कपल ऑफ ईयर्स, कि जो पेंशन्स होंगी पंजाब की रेवेन्यू की, वो दे विल टेक अप द मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर। तो दे हैव अ क्राइसिस ऑन देयर हैंड्स, यानी पेंशन जो सरकारी, ये वफाक में भी मसला आएगा। वफाक में तीसरा सबसे बड़ा जो वो है ना आपका एक्सपेंस, वो पेंशन्स का। विफाक में इट डजंट मेक अ डिफरेंस एज मच बिकॉज विफाक तो प्रैक्टिकली इस वक्त बोरोइंग पे चल रहा है ना, हम तो 120% वफाक की पेंशन्स में आपको पेंशन 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। एक होती है मिलिट्री की पेंशन, ये बड़ा ट्रिक है, आई नो दिस इज अ बिग ट्रिक दैट दे हैव। हमारी बल्कि आईएमएफ ने कंप्लेंट भी की थी कि हमारी फौज जो है वो यहाँ छुपा रही है अपने। अगेन ये सारी जो चोर पुलिस की गेम हमें खेलनी पड़ती है, इट्स नॉट बिकॉज मुल्क में पैसे नहीं है, इट्स बिकॉज हमारी सरकार विलिंग नहीं है कि हमारी इकोनॉमी को ओपन अप करे टू द एक्चुअल पब्लिक। पैसे तो हैं। अभी गौहर एजाज साहब ने भी रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कोई तकरीब थी जहाँ पे उन्होंने इंकशाफ हुआ है कि इस हुकूमत के आने से पहले या इस हुकूमत के आते साथ बैंकों में 21 ट्रिलियन था और अब 37 ट्रिलियन है। उनका ये कहना है कि जो 16 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है वो बजाय ये कि मार्केट में आता, वो लोग बैंकों में रख रहे हैं। यार पर सूद का रेट कुछ नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं बल्कि कम हुआ है, नहीं ये हो, हाँ 7 मिल रहा होगा, 7-8 होगा, बिकॉज 10.8 10.5 है तो वो काट कुट के 7 पे आता है। सो यू आर गेटिंग नथिंग, मुझे समझ नहीं आ रहा ये। अगेन आई नो व्हाई इट्स हैपनिंग एंड विल गेट टू इट इन अ सेकंड, बट जो आपने पहले बात की थी कि विफाक में भी यही मसला है। विफाक में इशू ये है कि 120% पे बजट ऑपरेट करता है, हम ऑटोमेटिकली बोरोइंग में जाते हैं, हमारा 100% बजट नहीं, हमारा 120। सो विफाक डजंट केयर। जो ये खेल हमने चलाया है ना चोर पुलिस का कि आज किधर से टाइम टपाना है, वी डोंट नीड टू डू एनी ऑफ दिस। यही बात हमारे यहाँ लिबरल इकोनॉमिस्ट को भी समझ नहीं आती, या समझ आती है और वो दे आर इन ऑन द गेम, वो भी खेल कूद कर रहे होते हैं, क्योंकि सबने डेनमार्क और इंग्लैंड और यहाँ चले जाना होता है वापस अपनी स्टेंट अपनी सर्विस के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट्स में। हकीकत ये है कि हमें इसमें से कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आवर इंसिस्टेंस जो है वो है कि हमने वो अपना वो नहीं गिव अप करना, जो हमारे ब्लैक बजट्स हैं और जो हमारा यू नो हमारी वो दिस आइडिया दैट, और ये इसी तरह टाइन करता है बाय द वे कि मुझे ना बच्चों ने भी ये बात कहा करते थे बड़े, और मुझे समझ नहीं आती थी कि यार क्या बात है। मुझे वो खगान अब्बासी साहब वाली बात ये आती है कि यार मुझे नॉन फाइलर बना दो यू नो, नॉन फाइलर कार, नॉन फाइलर ये, नॉन फाइलर वो, बिकॉज एट द पीक ऑफ दिस काइंड ऑफ इकोनॉमिक आप कह लें डाउन टर्न, दुनिया के अंदर क्लियरली एक सप्लाई कॉन्ट्रैक्शन आएगी,
सप्लाई साइड तबाह हो जाएगी, क्योंकि मेन इनपुट नहीं आ रही ऑयल और गैस, ये होने वाला है और उससे और कीमतों में इजाफा होगा, नज़र आ रहा है होराइजन के ऊपर। आप मालूम पे चले जाए, आपने सिर्फ इस्लामाबाद 7 दिनों के लिए बंद किया और वहाँ पे कीमतें ऊपर चली गई हैं। एग्जैक्टली आप इस्लामाबाद चले जाएं, F1, F2, F11, एनी ऑफ दिस F प्लेसेस, हाँ, बस वो जगह हो जो सेटलमेंट ना हो तो बचे रहोगे। कहाँ कच्ची बाती ना हो। आप चले जाए लाहौर में मॉडल टाउन, राया, एम आलम, गिरजा चौक, अब तो गिरजा चौक में बड़ा बाजार बन गया, वो देखा आपने लाहौर में घंटे में, तो यार वो गाड़ियाँ, वो खाने, जो बच्चों में हमारे लोग कहते थे ना ये गरीब मुल्क है, याद है हमें, ये गरीब लोग हैं, ये देखो, मतलब इवन आप छोटे कस्बों में चले जाएं तो यार इतनी शानदार स्ट्रॉबेरी लगी होती है। Who is buying those strawberries? मैंने देखी मेरा थी, अब्बा कहता था, मेरी लाइफ में मैंने बहुत भरी स्ट्रॉबेरी देखी है ना, तो वो गुजरौला के पास एक गाँव था वहाँ पे देखी। आप यकीन करो, आप जितने छोटे किसी फाटकी के साथ, किसी रेल पट्टी के साथ, किसी उसके, तो वो ऐसा फल होगा बाजार में, माशाल्लाह, नजरे बद से बचाए। फल शौकीनी की अलामत है यार, और फल भी वो नहीं कि को केले को अमरूद पड़े हैं, स्ट्रॉबेरियाँ, मतलब ये एक्सपोर्ट वाले नहीं है, ये लोकल कंजप्शन वाले हैं। कंजम्पशन वाले प्योर यार, रेडी भी लगी है ब्रदर। जी जी, सुबह को आए, शाम को उन्होंने जाना है। मुझे वैसे वो इस बात से गुस्सा आता था कि यार ये देखो गरीबों के वो खाना गिनते रहते हैं हमारे बड़े, और ये वो नहीं, वो जो वो बात कर रहे हैं वो अपने आप में बजाय कि हमारी इकोनॉमी टोटली ऑफ द ग्रिड ऑपरेट कर रही है। दैट इज़ द बेसिक प्रॉब्लम, कि हमारे यहाँ एक बहुत ही अनप्रोडक्टिव एलीट है जो रेंट सीकिंग कर रही है, और उसको हर चीज़ से किराया, ठेका, हिस्सा मिल रहा है, और वो उसी कंडीशन पे मिलता है जब वो एक्सचेकर का हिस्सा ना बने, वो कहीं बजट का हिस्सा ना बने। और अब अजीब पुट्ठे, आपको याद है कहाँ गया इन्फ्लुएंसर टैक्स, कहाँ गई उसकी गुफ्तगू? मतलब इन्फ्लुएंसर से आप क्या निकाल लोगे टैक्स? आप नॉर्मल इनकम टैक्स दो ना यार, जिस तरह एक इनकम, एक बिजनेस है, मैं इनकम देता हूँ। FBR को इस दफ़ा IMF की जानिब से कहा गया था कि आपने ना 3 जगहों पे रिफॉर्म्स करने हैं, एक एग्रीकल्चर पे जी, एक रिटेल स्टाफ पे और एक जो रियल एस्टेट सेक्टर है, ये 3 सेक्टर्स पे आपने रिफॉर्म्स करने हैं। और इन्होंने रिफॉर्म वहाँ पे करने के बजाय इन्होंने रिफॉर्म कर दिए हैं सैलरी क्लास पे, या और वहीं पे टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। मैं निकाली जाओ। मैं उस दिन उधर गया था एक बेकरी पे। अब तो बेकरीज में आपको पता है सौदा भी मिलता है, हमारी बेकरीज का एक बड़ा डिफरेंट सा कल्चर बन गया है कि सौदा भी होता है और वहाँ पे सब कुछ ही होता है। मतलब मैं थोड़ा सा देख के भी हैरान हुआ था, और सैंडविच भी लाइव बन रहे होते हैं, समझ गए कौन सी वाली बेकरी है ये मशहूर। और मैं वहाँ पे, कैंट के पास कोई बेकरी तो नहीं है आपके? ये हर जगह ही है। अच्छा, हर जगह ये वाली हर जगह है। अच्छा, ये उधर सामने भी है। अच्छा। मैं वहाँ खड़ा हुआ तो एट द काउंटर, फ्रॉम द काउंटर आयल टू द फ्रिज, अब दैट इज लाइक 6-7 आयल्स इसके दरमियान, और काउंटर का सारा सामान भी है, मे बी 70-80% माल था वो इम्पोर्टेड था, यानी कि इट वाज प्राइस्ड अपवर्ड्स ऑफ 500। फूड इंपोर्ट में इस दफ़ा इजाफा भी हुआ है। एग्जैक्टली और वो स्मगल भी होता है ज़्यादातर, जो ये जंक फूड वगैरह बच्चों को होता है ना, चीज़ें वीजें सब स्मगल होकर आती है ना। सिंपल टेस्ट है, अगर आप मोड़ के उसको देखो, उस पर उर्दू में लिखी हुई, तो इट वाजंट मेंट टू कम हियर, दैट्स अ सिंपल रूल, इट ऑल कम्स इन, यू नो। उस आयल से लेकर उस फ्रिज तक, फ्रिज के अंदर प्राइम था, वो क्या लड़का है उसका नाम जो है, मिस्टर बीस्ट की बोतल, काउंटर पे फीस्टेबल थे, और चीजियाँ समझ गए कौन सी बेकरी ना, चीजियाँ। एंड वहाँ से लेके वहाँ तक मैंने हिसाब किया तो इन्वेंट्री मिलियन प्लस की इन्वेंट्री है। एंड आई लुक, बच्चे आ रहे हैं, लेडीज़ ने पकड़े हुए बच्चे हर किस्म का, वो और वो उठा रहे हैं। द मिनिमम आइटम इज़ 1000+ रुपीज़, 500 रुपये की चीज़ ही नहीं, 200 रुपये की चीज़ ही नहीं है। एक एक्साइज का दफ्तर का अफसर सिर्फ सामने आके खड़ा हो जाए अगर कि गिनता रहे, इनसे ये नहीं होता। मतलब मेरा पॉइंट ये नहीं कि मैं उस बेकरी से उनको चाहिए 1100 सिटी जिसमें वो मुल्क में सैर करें, और तूलो अर्ज में जाएं और जाके हिसाब लगाएं कि कितना प्यारा है मुल्क का। नहीं, बट माय पॉइंट इज कि हु इज बाइंग दिस स्टफ ऑल्सो। आई एम नॉट जस्ट आस्किंग द क्वेश्चन कि टैक्सेशन क्यों नहीं इसमें, आई एम ऑल्सो आस्किंग ये खरीद कौन रहा है माल, हु इज बाइंग दिस स्टफ। हम भूखे नंगे लोग हैं ना, हमारे तो बुरे हाल हैं, हु इज बाइंग दिस स्टफ। मैंने उस दिन टैंकी करवाई है अपनी, जब ये सारा क्राइसिस चल रहा था, 40,000 रुपये। अब आप देखा करो मैं कैसे चलाता हूँ गाड़ी को, वो दिन है और आज का दिन है, मैं ऐसे करके
बिल्कुल उस पर खड़ा होता ना इशारे पे न्यूट्रल में ऐसे करके क्यों, मतलब 40,000 का किसी मुल्क में पेट्रोल डीजल डाले, ठीक है वो एफिशिएंट है, मेरी गाड़ी काफ़ी मुझे हल्की हल्की करनी पड़ती है, बट 40,000 यार दैट्स किसी की सैलरी है ब्रदर। 40,000 आपके मुल्क में मिनिमम सैलरी है। 37,500 37 है फेडरल में और बलूचिस्तान में। पंजाब, आप आए मेरे साथ अभी बाहर नीचे चलते हैं। पंजाब, सिंध और केपी में 40,000 मिनिमम वेज है। उस्ताद नीचे आया मेरे साथ, सामने आप इस गली में दफ्तर हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट है, आप मुझे ला के दिखा दें 37,500 वाला, 25,000, 20,000, 30,000, क्लीन स्वीपर, सर्विस बॉय, वेटर, और बल्कि आप बड़े जो हमारे पेट्रोल पंप्स हैं कितने रेगुलेटेड हैं, आप पेट्रोल पंप की दुकान पे चले जाएं, हम पूछ लें बच्चों की सैलरियाँ क्या होती हैं वहाँ पे, किसी की 37,500 निकल आई तो जो जितनी कम होगी ना उतनी हिस्सा में देने को तैयार, जितनी ऊपर होगी ना उसके मैं वो देने को तैयार हूँ आपको गिफ्ट, यानी किसी की 40,000 निकल आई तो बाकी 2500 में आपको पकड़ा दूंगा। तो हकीकत ये है कि इकॉनमी हमारी दे लाइक इट द वे इट इज़ ऑपरेटिंग। इशू ये है कि इस तरह चल नहीं सकता 25 करोड़ का मुल्क, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये आपके स्टेट बैंक के गवर्नर ने भी कह दिया कि जिस तरह आप चल रहे हो ये सस्टेनेबल नहीं है, और ये उन्होंने नवंबर में कहा इस आई मीन एट दिस पॉइंट आई थिंक कोई डिबेट रही नहीं है, एंड हम बार बार लूप में वही बातें कर रहे होते हैं। अब सऊदी अरेबिया ने हमें 5 बिलियन दे दी है, अब हम वहाँ जा रहे हैं, अब हम ये करें। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मतलब इतने फ़ख्र से हम बताते हैं हम पे ना 3 अरब का कर्जा था, अब उसने 8 का हो गया, मतलब सऊदी अरब का कर्जा 8 से का हो डील गया। हुई थी आर्म्स की, याद है आपको? जी जी जी, तो यूक्रेन ने हमें क्या दिया था? आटा, गंदम। उसका क्राइसिस भी था। जो नेट फूड प्रोड्यूसर है उसको यूएई ने यूक्रेन ने गंदम दिया, गंदम दी थी, और हम अपना गंदम एक्सपोर्ट करते थे, और वो लोअर क्वालिटी था बाय द वे हमारे गंदम से। और उस टाइम आपको याद है ना जो शॉर्टेज आई थी, और तब स्टार्ट में मरीम साहबा ने वो निकाली थी रोटी, उसके फिर फौरन तब बाद नकवी साहब ने आटे के थैले बांटे थे लोगों में, और लोगों की डेथ्स भी हुई थी, डेथ्स भी हुई थी उस लाइनों में, याद जो है? लाइनों में खड़े होकर डेथ्स। और उसके बाद फिर मरीम साहबा आ गई थी पंजाब में और हुकूमत बन गई थी, उन्होंने कहा था कि आटा गवर्नमेंट 16-18 रुपए की उन्होंने कहा था मैं रोटी रखूंगी। ये इधर ही मार्केटों हुआ में था। गए भी थे, नवाज शरीफ, मरियम साहिबा, या तंदूर वालों से पूछे रोटी कितने की है। रोटी कितने की है। अच्छा, आपको एक और ट्रिक बताऊं, या आपके पास जब फूड अथॉरिटी आती है ना, या पीरा आती है, पीरा तो नहीं, फूड अथॉरिटी या इस तरह के जो रेवेन्यू के जो हैं, जहाँ पे शिकायत लगती है कि रोटी है 20 की नहीं, 25 की दे रहे हैं, 30 की दे रहे हैं, 16 की नहीं दे रहे, तो अगर आप, वैसे तो जुर्माना है 25,000, सीधा, मगर अगर आपकी रोटी पे एक भी तिल लगा हुआ ना, एक भी, वो इसलिए लगे होते तो हैं। वो स्पेशल है, फिर वो रोटी नहीं एक सेकंड, जो वैसे रोटियों पे बिखरा हुआ एक आधा तिल लगा होता है, हाँ, फिर वो जुर्माना नहीं पड़ेगा, ढाबों पे, तुमने कभी नोट किया? फिर वो नहीं है। ये तो मुझे मैं कहता था, मुझे लगता था कि वो डो में ना कहीं ऐसे गलती से कोई होता है ना, वो नान एक होते जो गलती से लगे होते हैं, एक अगर आप थोड़ा सा भी लगा दो ना, यानी बीच में से हाँ, कलौंजी डाल तो दी या फिर कोई आप पे वो तिली नहीं, डाल दी फिर आप पे उसमें। वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो स्पेशल रोटी हो गई है। दैट्स जीनियस। और ये पता है क्या, ये जो करते हैं ना जुर्माना, वही फिर बताते हैं कि ये भी एक लूप है। यार ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ख्याल वो ख्याल रखा करो ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਫੈਦ तिल्ली या कोई कलौंजी शौंजी। बल्कि अब तो जुर्माना करने वाले जो हैं ना, उनकी भी टिकटॉक्स आती हैं। हाँ, आप लोगों ने पीला देखा फोर्स नहीं की देखा? आती हैं, जुर्माना करने एक्साइज वालों की आती हैं, वो आके शुगर लगा रहे होते हैं। यार मैं उस दिन, मतलब मैं नाई की दुकान गया था, और यकीन करो मेरा नाई डरा हुआ था, और वो ही इज़ रनिंग ऑपरेशंस 40+ ईयर्स से, ही इज़ अ रिस्पेक्टेड पर्सन। मानदेय आपको मज़ीद बताऊँ, जो मेजर मैं एग्जैक्टली 7:45 के 7:30 पहुंचा था, और 7:45 उसने बत्तियां शत्तियां ऑफ करना शुरू कर दी, और कहा कि सर आप जल्दी। एक और मजे की, उन्होंने कहा मानदेय एक और मजे की बात पता है क्या, कि जो लाहौर की जो मेजर मुझे मार्केट्स है नहीं ना, पता क्या कहता है, उसने इशारा किया ना कि उनका दिन हूँ, मुझे नहीं कहता है वैसे सर आपकी मूछें ना इस तरह है, लोग रश करते हैं कि उनकी ऐसी मूछें हो। मैं कहता हूँ मक्खन मलाई लगा सर, बिल्कुल आपको मैं ना वो नहीं कर रहा, फ्रॉड नहीं कर रहा, आप ना कटवाएं सर मूछें। मैंने कहा यार तू ऊंजी कह दे यार, चला जा। ही रिफ्यूज टू कट माई मस्टैश बिकॉज टाइम 8 बजे वो लगा था। एंड ये आप बता रहे हैं सोलो मार्केट्स की, आपको पता है जो मेन बाज़ार हैं लाहौर में, उधर बाज़ारों की लाइटें बंद हो जाती हैं 8 से पहले, शादी हॉल की तरह। हाँ जी,
शादी हॉल के रेट गिरे फिर हैं या बाजार बढ़े जो है वो शादी वालों के हैं? खानों के रेट गिरे हैं या बढ़े हैं? मैंने भी रिसेंट एक देखा था दोस्त का शादी वाला, उसने जो रेट लगाया था मैं हिसाब लगा रहा था यार ये बड़ा सही रेट है, नहीं अच्छा है या महंगा है या बड़ा कम? ही सही था। नहीं मुराद क्या सही से? मतलब टका के कमा 1300 रहा रुपये है। चिकन, 1300 रुपये चिकन। हाँ तो जिस वन डिश में इतनी कीमतें बढ़ी हैं तो वो तो नहीं, वन डिश होनी चाहिए तो बड़ा सस्ता होना चाहिए था। तो खाने दो ना, वन डिश पॉलिसी कोई सेंस बनाती थी ना, 10 बजे की शादी बंद करना कोई सेंस बनाती है ना, 8 बजे का लॉकडाउन सेंस बनाता है ना, तब बनाता था जब शहबाज शरीफ साहब करते थे। हमारा बचपन से भरा हुआ है, लोड शेडिंग है तो ये है, ये बुलिंग। अच्छा मैं एक मिसाल देता हूँ, मेरी मेहंदी पे ना, मेरी मेहंदी पे जो था कैटरिंग, मतलब सब कुछ अपना ही था किस्म का। तो एक साइड पे था कि लोगों की तरफ से हुआ कि यार वो ना भी छापा पड़ जाएगा, पुलिस फोर्स आएगी और छापा पड़ जाएगा। मुझे अच्छी तरह याद है भाइयों ने उससे पूछा कि यार मारना किस फोर्स ने है, तो उन्होंने बताया कि इस फोर्स ने मारना है। तो फिर वो उसी फोर्स को बुला लिया, खुद ही खाना पीना खिला दिया। ये मेरोज खान साहब हैं, इन्होंने अभी एक जुर्म का इतराफ़ किया ऑन कैमरा। आप इनका नंबर यहाँ और घर का पता लगा देंगे और होटल का। अब ये पूछ लो शादी हुई कब थी, वो तो कोई अरसे पहले की बात नहीं। हाँ ये बात है, कमिटमेंट तो किया नहीं। वो 2 साल का स्ट्रेचर कितना होता है वो स्टिपुलेशन के, आप 2 साल बाद 3 साल बाद का हो कोर्ट में आप पे 3 साल का होता है कि मतलब अगर कोर्ट ने फैसला दे दिया तो 3 साल के अंदर आपकी शादी तो 2004 या 6 में हुई थी। पुरानी बात हो गई, बुजुर्गी का आलम है। नहीं बट लाइक ये जो आपने बात की है ना कि ये मैं आपको बताता हूँ मजे के लतीफ़े की बात। ये रूल्स यही बनाते हैं, लूप होल भी यही देते हैं, बिकॉज़ या तो एक तो फर्स्ट स्ट्रिक हो जाए ना, बिकॉज़ इट्स एन अबसर्ड लॉ। जैसे हमारे आप ऑफिस में देखे ना, तारिक साहब का एक रूल है ना, तो वो ब्रेक नहीं हो सकता, वो स्ट्रिक्टनेस है, वो रूल पक्के है, वो रहेगा। श्योर। तो यही अगर मुल्क में और जगहों पे और महकमों में हो जाए ना कि रूल रहेगा। रूल्स हैव टू मेक सेंस ना। हियर्स द थिंग, मॉरल लॉज रिफ्लेक्ट करती हैं ना, आपको सेंस बनाती है। इट डजंट मेक एनी सेंस कि 8:01 पे ऐसा क्या होगा। यानी डेंगू के टाइम पे भी होता था कि शाम को दुकानें बंद है बिकॉज डेंगू, वो क्या वो साला मच्छर 8:01 पे आके काटेगा। या कोविड के अंदर फॉर एग्जांपल कि अगर आप मस्जिद में 2 फुट दूर खड़े, डाइन आउट खुली है, डाइन इन बंद है। वो जो खाना पका रहे हैं उनके मुंह से सांस नहीं निकलता, उनके हाथों में पसीना नहीं। व्हाट इज दिस सेंस? हाँ अभी मैं शेल फार्मेसीज खुली है, लेबोरेटरीज बंद है। मैं शेल, तो अगर लेबोरेटरी फार्मेसी के अंदर है तो इसका मतलब लेबोरेटरी बंद है। मैं शेल पीएसओ वगैरह से गुजरा तो पेट्रोल पंप जो सारे हैं तो वहाँ रश लगे हुए सारे। मैं यार ये क्या हुआ है, वो टाइम देखा तो मैं समझ गया पेट्रोल पंप खुले हैं तो उनकी लिहाजा उनकी दुकान भी खुली होती है, वो 24 आवर ऑपरेट करते हैं। तो उनकी दुकान के बाहर जिनका सौदा रह गया, किसी घंटे रह गए थे, किसी का दूर है, मतलब मैं यकीन करो ये मार्ट कल्चर इन्होंने नहीं बनाया है, जब वरना यकीन करो किसी आप दुनिया में जाओ पेट्रोल पंप पे अंडे दूध का मिल रहा होता है यार। मुझे सिर्फ एक सवाल है, 10 बजे ना बंद है सब कुछ, 8 बजे आई थिंक रेस्टोरेंट का 10 बजे बंद। हाँ होटल को 10 बजे यार। आप कहते हो कि फ्यूल कंजप्शन कम कर देंगे, मगर उसी टाइम डाइन आउट अलाउ है, टेक अवे भी अलाउ है। अब टेक अवे आप करने जा रहे हो तो आप फ्यूल लगा रहे हो, और जो गाड़ी आपके रेस्टोरेंट के बाहर आके खा रही है और बाहर गाड़ियां लगी हुई हैं तो गर्मी में उन्होंने एसी भी ऑन करना है। सो रेस्टोरेंट 10 बजे बंद है मगर डाइन आउट अलाउ होती है ना। So you just stand there and they give you the food? हाँ तो जो डिम करके खड़े होते हैं वहाँ पे। गाड़ियों में आप बैठ के खाते हो तो गाड़ी का एसी भी ऑन है, तो ये कहाँ से आप फ्यूल कंजप्शन कम कर रहे हो? डिलीवरी करवाएंगे तो मोटरसाइकिल पे फ्यूल लगेगा। तो आपको समझ मतलब कौन बनाते हैं पॉलिसीज, कहाँ से आते हैं लोग? This is insane. हाँ this is insane. पता है ये जो फीलिंग दे रहे हैं ना वो ये दे रहे हैं कि मुझे लगता है कि इनको जो ख्वाहिश है ना वो ये है कि लोगों को फीलिंग मिले कि वो बड़े सख्त हालात हैं। ओह हम नहीं है, ये बाहर है हमारे से, हमारे हाथ से बाहर है गेम। आप चले जाएं छोटे शहरों में या सिंध में चले जाएं, वहाँ तो ईद का समय होता है 24 घंटे। कराची जाओ सड़क है नहीं, चलने की जगह है नहीं, और वहाँ 4-4 बजे तक दुकानें खुली हैं और सबसे ज़्यादा कमाई और तिजारत वो कर रहे हैं। वहाँ उनको टेंशन नहीं है। मुझे तो टेंशन हो गई थी जब कराची में ऐलान हुआ था ना कि अब अगली बसंत हम कराची में मनाएंगे। मैं कहा लो जी कम पैक गए उन
आई मीन इट डजंट मेक एनी सेंस. लाइक आप लाहौर से बाहर चले जाएं छोटे शहरों में, कहाँ ये मानते हैं. मैं गया था गुजरांवाला शादी पे, कोई वन डिश नहीं था. फॉलो ही नहीं होता वहाँ, कानून फॉलो नहीं होता. मैंने कहा यार ये क्या सीन है वहाँ पे. अच्छा मिलेगा कबाब ना चावलों में, ब्रदर वन डिश तो उनके लिए तौहीन है. क्या सीन है, हमने क्या गुनाह कहा. वन डिश तो उनके लिए तौहीन है. नहीं कौन से यार, पर कोई ठीक है मे बी अब फैसलाबाद में किसी बड़े हॉल में चले जाओ या गुजरांवाला में बड़े हॉल, आई एम श्योर वहाँ पे भी वो करते होंगे वन डिश. या वहाँ जो मेन दुकान है बड़ी बड़ी दिखने वाली, तो पीरा वाले कहते होंगे यार 10 बजे बंद कर दो या वट एवर. यार फखरिया एक ब्यूरोक्रेट की मैं इंस्टाग्राम पे देखता होता हूँ, नाम नहीं लेता, सारी बातें, ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं सारे. वो लाइफस्टाइल शो ऑफ कर रहा होता है अपना कि मैं दुकानें बंद कर रहा हूँ. लाहौर में भी एक है. हाँ जी दुकानें बंद कर रहा हूँ मैं. यार ये क्या, वो सील कर रहा होता है हर वक्त, उसकी रील आती है वो सील कर रहा होता है और वो डिशम डिशम वाला म्यूजिक लगा होता है. मतलब हु इज़ लुकिंग अप टू दिस गाय. ये कौन सी को फखरिया बात है, मुझे समझ नहीं आ रहा. पीरा फोर्स वाले जो है वो डेवड़ी के सामने से वो तजावुज़ वो जो हुई हुई कोई वो सीमेंट का कोई टुकड़ा उसको तोड़ रहे, बड़ा डैन म्यूज़िक लगा हुआ है. मतलब इसमें क्या है, क्या हो क्या रहा है इसके अंदर. अच्छा खुश जो हो रहे हैं ना, जिन लोगों को खुश किया जा रहा है वो बड़ी स्पेसिफिक तबका है. अनफॉर्चुनेटली तारिक साहब की उम्र के लोग हैं जो बड़े शहरों के अंदर अच्छी अर्बन एरियाज़ में रहते हैं. वो बड़ा कहते हैं यार सफाई बड़ी हो गई है, और रात को देखो सब क्या कर रहे हैं लोग रात को. अच्छा वैसे पंजाब में सफाई तो हुई है. नहीं ऑफ कोर्स आई डोंट डाउट इट. पीटीआई की निस्बत तो वाकई यार बुज़दार से कंपेयर करना बहुत गंद था, बहुत यार. बुज़दार बाकायदा इमरान साहब की आपको वीडियो देखी है, वो जो सजा दी थी पंजाब को. वो पहले इमरान खान साहब की गाड़ी चला रहे थे, अब वो गिलानी साहब की. ज़रूर तो बुज़दार ने सर्वाइव नहीं करना यार. उसके पास टच वाला मोबाइल है, उसमें वो गेमें डाल के खेलता होगा. उसके गांव में बिजली भी नहीं थी, ट्रांसफार्मर भी नहीं था. उसका बैलेंस कौन करवाएगा. बुज़दार वाज अ पनिशमेंट. मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन है कि बुज़दार बाकायदा एक मलिशियस इंटेंट के साथ इमरान खान पीटीआई की मैनेजमेंट ने पनिश किया था पंजाब को, इनको नीचा दिखाने के लिए या वट एवर साइकी में इनकी प्रॉब्लम थी. बुज़दार का मुझे लगता है इमरान खान साहब ना अलीम खान साहब से ही बहुत ज़्यादा आप अपनी पार्टी के लोगों से खौफ टेक ओवर कर लेंगे. यार इनमें से किसी को क्यों नहीं आने देना, चौधरियों को आगे, ना ये अलीम खान ना कोई और. चौधरी परवेज साहब तो इनके साथ अलायंस से पहले तो ये कहते थे कि इनके तो डायपर बदले जाते हैं, विच इज़ आई थिंक अ वेरी एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन. पीटीआई की लीडरशिप प्रिटी इनकॉम्पिटेंट लीडरशिप रही है बहुत ज़्यादा. इमरान लाने वाले भी तो फिर हम कहेंगे इनकॉम्पिटेंट थे. आई मीन ऑफ कोर्स, आई मीन यार मतलब द होल प्रोजेक्ट वाज अब्सर्ड. द होल प्रोजेक्ट इज अब्सर्ड. इमरान खान का प्रोजेक्ट वाज अब्सर्ड. इमरान खान हैड नो टीम, हैड नो विजन. एक कैरिस्मेटिक फिगर था. इफ दे हैड एनी ब्रेन्स दे वुड हैव टोल्ड इमरान खान कि आप जाके इनमें से किसी एक पार्टियों के साथ जाके. इमरान खान नथिया गली में जिस हाउस में रहता था वो था नथिया गली गवर्नर हाउस. ठीक है. अब नथिया गली में ना अब 2 केपी हाउस है. बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा वाला केपी हाउस है, क्योंकि उन्होंने गवर्नर हाउस का नाम चेंज करके उसको कर दिया केपी हाउस. और वहाँ के जो अवाम है ना उसको कहते हैं ये इमरान खान का घर है. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. बल्कि बाकायदा मैंने उसको कहा नहीं इमरान खान का नहीं है, ये गवर्नर हाउस है. तो वो तब खा गया था और उसने गाड़ी का गियर और भारी कर दिया था. तो मैंने उसको कहा नहीं उसी के उसी के शाम 6 बजे क्या हो गया यहाँ पे यार. बट व्हाट इज दिस ऑब्सेशन, व्हाई इमरान खान. मुझे कहता है तुम इमरान खान का कर दिखाओ. मैं कहाँ दिखाई. मैं एक सवाल पूछता हूँ. मैंने कई लोगों का जवाब लोग जज्बाती हो जाते हैं. मैंने कभी पीटीआई को वोट नहीं दिया. एवरीबडी नोस दिस. आई डू नॉट लाइक द पीटीआई. इस्लामाबाद में 63 सेटलमेंट्स है ना, जो जिसमें से 10 लीगल हैं सीडीए के मुताबिक और 53 इलीगल हैं जहाँ पे ऑपरेशन होने लगे या हो रहा है. जी 1700 एकड़ वागजार करवाने हैं. मगर एक ये भी तो बात है कि बनी गाला वाला एरिया भी तो इलीगल था, जिसको बाद में लीगल कंसिडर किया गया था. एक्सटेंशन ज़्यादा हुई भी थी यार. ऑफ कोर्स साकिब निसार साहब के दौर में फैसला हुआ. ऑफ कोर्स डोंट गेट मी रॉन्ग के जो मराहत हैं और फ़ायदे हैं जो हमारे बड़े लेते हैं वो नहीं है आवाम, गरीब आवाम के लिए मुहैया नहीं है वो. लेकिन मेरा सवाल ये होता है कि इमरान खान से ऑब्सेशन क्यों इतनी है हमारी आवाम को. हैंडसम नहीं, आई मीन यार देयर इज अदर अट्रैक्टिव पीपल. आई एम श्योर देयर इज समथिंग अबाउट हिम. उसमें कुछ है. वैसे तो जब इस तरह से आप रैशनल ब्रेकडाउन करने, आप 70s के हो ना और आपकी स्किन टाइट हो, शेव आप करते हो, पफ आपका कमाल का हो, 60-70 पुशअप लगा लेते हो और
3 दफ़ा अप्रूव हो चुके हों कि आप शादी कर सकते हो, चौथी अब ढूंढ सकते हो। मतलब बस ऑप्शंस बहुत हो। हाँ नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा बाय द वे। population। इमरान खान की ज़्यादा शादियां करना और इस तरह से ज़रा एक सेक्सुअल कैरेक्टर के तौर पे जाना ये उसकी मकबूलियत की वजह है, उसकी ये नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है। मुझे उसके फॉर positive एग्जांपल points हैं। जब वो टेप लीक हुई थी, जब वो टेप लीक वो एंकर वाली जो थी, हाँ वो चैनल में थी, तो मैं जब टेप सुनी थी मैंने कहा ओ नो, इन्होंने तो इसको हीरो बना दिया नौजवानों का। लोगों को मेरी सरकार में लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि लोग इससे शर्माते नहीं। लोग कहते हैं यार बड़ा, मैंने क्या कहा था, बड़ा नर आदमी है यार, और साड़ा लीडर नर आदमी है यार, या तो कहेंगे फेक है। वो जो वो वाली वीडियो जिसमें मैं तुम्हें खुश करूंगा, नहीं बस तफसील में नहीं अच्छा जाते, तफसील में नहीं जाते, बहुत ग्रोस हो जाएगा। बट एक बस एक जो मुख्तलिफ वो मेरे शर्म खाने वाला आदमी का कहेगा ये फेक है, और जो नहीं होगा कहेगा और नर है गया, और लीडर साड़ा नर है गया। माई पॉइंट इज़ कि मुझे अंदाज़ा मेरी जो हमेशा इमरान खान पे बात होती है कि इसको छोड़ दो, रिलीज़ कर दो, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बनने दो। एंड मुझे पटवारी कहते हैं, आई नो कमेंट्स में जो असद के फैंस हैं, असद के फैंस वो क्रेजी होते हैं ये अपडेट्स वाला चैनल पे, क्योंकि मैं शुरू से हमेशा से बहुत तनकीद करता था कि दिस गाय इज़ एन इडियट। बट मुझे यही लगता है कि इसको डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए छोड़ना ज़रूरी है। अकल पे मतलब वो तो बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मल जिस तरह अब आपने यार 8-10 हज़ार पाकिस्तानी जेल में, तुमने फॉर व्हाट? आपने जुनून दिया, आपने इश्तियाल दिया। अरे डजंट बरी कि अभी जो मैनेजमेंट है वो नहीं है, इट्स द सेम पीपल। ऐसे ओवरलैप बहुत ज़्यादा, ऐसे नहीं होता कि एक नए चीफ आते हैं तो बिल्कुल मुझे निज़ाम लगता बदल है जाता है। अमान भाई 9 मई के बाद ना डर कायम करना बड़ा ज़रूरी था। मैं वो समझ खत्म रहा हो गया हुआ था। हूँ, मैं वो समझ रहा हूँ कि डर कायम करना ज़रूरी था, लेकिन इस तरह की सख्ती करने से डर और हाथ से निकलता है। अच्छा एक और मुझे क्या पता है कि अच्छा मिलिटेंसी में ज्वाइन करना किसी की अलामत होती है, स्टेट से बागी हो रहे हो तो डर कायम करते करते, डेटरेंस कायम करते करते आप ऐसे ग्रो होते हैं जिनको आप इतना पुश कर देते हो। अफराद होते हैं जो फिर उनके तरफ से डर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो अभी जो पीटीआई के लोग जेल से निकलेंगे वो डरे हुए नहीं निकलेंगे ना यार, ये तो मसला है। वो दे कुड भी, यानी उनमें खौफ हो सकता है रियासत और ताकत का, लेकिन उनके अंदर वेंजेंस भी होगी। यही हम बड़ी इमाम के लोगों के बारे में कहते हैं कि यार आप उनको साथ थोड़ा हाथ हौला रखो, आपने आके बसाया था, अब बलूचिस्तान आपसे नहीं संभाला जा रहा, ये लोग कैसे संभाले जाएंगे? ठीक है, मैं नहीं कहता कि हमारे पंजाब में या सिंध में कोई मिलिटेंसी शुरू हो जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर सिंध की बात कर ही रहे हैं, पीपल्स पार्टी को क्यों बर्दाश्त करती है हमारी स्टेट? कॉम्प्रोमाइज्ड है सिंधी वोट। अच्छा दैट्स ऑल। उन्हें पता है कि एक क्राइसिस है यहाँ पे। सिंध में और कोई दूसरी पार्टी भी तो नहीं है मान नहीं, उन्होंने बहुत, पीपल्स पार्टी ने अपने आप को बहुत इफेक्टिवली प्लेस किया कि उन्होंने वहाँ को पार्टी को जाना भी नहीं लेने दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि अब छोटे मोटे जो वो सिंध प्रदेश की तहरीकें हैं वो सारी एनर्जीज पीपल्स पार्टी के पास है, जब वो चाहे हार्नेस कर ले। अगर हमारी स्टेट उनको मसल आउट करे पीपल्स पार्टी को कि रियासत कह गया दे आर डन नाउ। आप भी नोट कीजिएगा इमरान खान का हदफ शरीफ फैमिली होती है, नॉट पीपल्स पार्टी, बिकॉज पंजाब में कोई पंजाबो देश नहीं है। हमेशा कहा जाता है फ्यूचर में अलायंस बन सकता है पीटीआई प्लस पीपल्स पार्टी का। क्यों? क्योंकि जो पीछे से इशारा करने वाले होते थे, जो डायपर बदलने वाले होते थे, वो पीपल पार्टी को नाराज़ नहीं करते। पीपल्स पार्टी यूएई के लिए उनका वेक्टर है, वहाँ जो मनी लॉन्ड्रिंग करे। यूरोप में उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका में अच्छे ताल्लुकात हैं। पीपल्स पार्टी वेल इस्टेब्लिश्ड है मिडल ईस्ट रीजन के अंदर। पीपल्स पार्टी सिंध के मामले के अंदर अल्टीमेट ब्लैकमेलर है। ब्लैकमेल ही है ना, और क्या है? मतलब कैसे हो सकता है कि हाकिम ज़रदारी टीवी पे आके कहे कि कायद आज़म जो था वो बड़ा डैश 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 आदमी था और मैं बेहतर जानता हूँ उससे, और वो पार्टी की सोच उसमें नज़र आती है। पीपल्स पार्टी में ये फ़िक्र पाकिस्तान से मुतल्लिक उनकी लीडरशिप के अंदर, और वो उनको बर्दाश्त की जाती है हमारी स्टेट, और उनके साथ वो हर मोड़ पे स्टेट का पत्ता भी काटती है पीपल्स पार्टी। उन्हीं की शाख पे बैठ के उन्हीं का पत्ता काट रही होती है। क्यों? और फिर भी बर्दाश्त करते हैं। वो सिंधु देश वाला प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व करेंगे? पीपल्स पार्टी को अब मसल आउट करें, यहाँ पे सिविल तहरीक शुरू कर देंगे, ऐसा तमाशा कर देंगे। वो ज़िया ने भी ट्राई नहीं किया, उस पार्टी को नहीं उस तरह से ख़त्म किया सिंध के अंदर। आप नोट कीजिएगा। मगर एक और बड़े मज़े की चीज़ है कि जितनी भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें ना, हमें नज़र आता है कि गवर्नमेंट एक है और आपको अपोजिशन की ज़रूरत है ताकि आप अपोजिशन को यूज़ करो इसको कंट्रोल करने के लिए। मतलब लेके आ भी आए हो, फिर आप अपोजिशन को यूज़ करो एज अ टूल ताकि आप इसको कंट्रोल कर सको। अपोजिशन नहीं है अब तो इनको ज़रूरत ही नहीं है, जब गवर्नमेंट पहले ही जाके लेटी हुई है। मैंने जो सुना है कि नून लीग के वज़रा हैं जो बड़े जो उहदों पे हैं, वो तो MNA MP को मिलते भी नहीं है अब।
बड़े अहदेदार उनको पता है ना हम आए कैसे हैं, ऐसे ही चलना है, इस वक्त सिस्टम ऐसे ही चलेगा। इस वक्त बात हो रही है तो ब्यूरोक्रेट से हो रही है सिर्फ, यानी मरियम साहबा बड़े लोगों जो उहदों पे हैं वो बात ब्यूरोक्रेट से कर रहे हैं, या फौजी या सिविल। नीचे एमपीएम ने लिफ्ट ही कोई नहीं भाई, उहदेदारान को जो छोटे मोटे होते हैं उनको लिफ्ट ही कोई नहीं, क्योंकि वो काम उनसे क्या कर, क्योंकि वो आए भी तो उनको भी पता है यार ये कौन सा आए हैं, लाए गए हैं, नहीं उनको लिफ्ट नहीं या तो कराई तुम जाती। एमएलए हो ना और हम कहेंगे उनकी अपनी हाँ value ही तुम नहीं प्रॉपर है ना। वोट लेके आए हो। उनकी तो वोटिंग वैल्यू नहीं, मार्केट वैल्यू ही नहीं है उनकी, वो तो सिर्फ अभी खाना पूरी कर रहे हैं। यार मुझे ऐसे लगता है कि जो फौज ने ये जो तजर्बा किया ना इमरान खान वाला, और इसका एंड जो है, ये सियासी निज़ाम हमारा तोड़ दिया उन्होंने। मुझे ऐसा लगता है कि अब जोड़ना नहीं कुछ चाहना। टाइम पहले मैं कहता था कि हाँ तोड़ दिया निज़ाम, मगर अभी मुझे लगता है कि जो करंट सिनारियो है ना, अभी बड़ा ज़रूरी है कि एक फ़ौज का तगड़ा हाथ आप पे रहे, जो हालात आपके इर्द गिर्द हो रहे तो हैं। उस बात अभी पे देखें ना, इंडिया में एनिवर्सरी हुई है पहलगाम की, और काफ़ी ज़्यादा इशू बना, और इंडियन आर्मी ने दोबारा इल्ज़ाम लगाया है पाकिस्तान पे, जिस पर फॉरेन ऑफिसर रिबेटल भी जारी किया है कि आप वो बिल्ड तो कर दोबारा रहे हैं। गलत बात कर रहे हैं। यार here's the और वही thing। जो आप हर दफ़ा बात करते Here's हैं the कि इट इज़ अ वेरी फाइन पॉसिबिलिटी, कभी भी नहीं वो तो गर्मियों का चांस है, मैं इतफाक करता हूँ इस बात पे। इशू ये है कि मैं इस लम्हे की बात नहीं कर रहा, वो तो तमाम रियासतों में कोई डीप स्टेट ही चला रही है, दुनिया की रियासतों में, विद डेमोक्रेटिक फीचर्स। हमारे डोमेस्टिक लेवल पे डेमोक्रेटिक फीचर्स का सिस्टम वो ख़त्म हो गया, वो टूट गया। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वो नुकसानदेह है, बिकॉज वो उस स्टेट को भी लेजिटिमेसी जो मिलती है रियासत को, वो नहीं मिल रही अब आवाम की नज़रों में, वो नहीं मिल सकती। वो जो एक कंसेंसस होता है ना कि हाँ रियासत, एवरीबडी सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड्स। वोटर टर्नआउट आप बहुत कम हो जाना है, आगे रहना ही नहीं है, ख़त्म सब कुछ। पहले तो देने कौन जाए, इतना महंगा पेट्रोल। वोटर कॉन्फिडेंस मार्केट कॉन्फिडेंस होती है, मार्केट कॉन्फिडेंस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो होती है वो डिक्टेट करती है इकोनॉमी को। मेरा मकसद ये है कहने का कि जो सिविल फ्रीडम्स हैं, मैं वो वोट दिया, मैंने प्रोसेस को चेंज किया, मेरी मर्जी से सड़क बनी, मेरी मर्जी से ये हुआ, वो नहीं फील हो रहा लोगों को। वो जब तक नहीं फील होगा लोगों को तो मार्केट ट्रस्ट नहीं और वो बनेगा। बहाल कैसे किया जा सकता है? यही तो सांचा तोड़ दिया ना, सांचे में देखो ना, एक को निकाला दूसरे को डाला, अब मसला सांचा तोड़ दिया, अब क्या करेंगे? मुझे लगता है बहाल करने के लिए आप पूरी लोकल बॉडी सारी सिस्टम चलाएं। पार्टियों में से सिर्फ मुझे लगता है कि सिर्फ नून लीग थोड़ी सी कामयाब रही है वोटर कॉन्फिडेंस गेन करने में अभी। और नून लीग मतलब अच्छा, और specifically मेरा मरीन असद भाई को शायद इस पे इख्तिलाफ है, Specifically मगर मरीन मेरा नवाज इसमें साहब। ये है कि आप 4 आपके वज़ीर आला हैं, जिनमें से 1 खातून है और 3 मेल हैं। सूबे को जज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका पता ही क्या है कि आप उन वज़ीर आला के ट्विटर पेज पे जाओ और सिर्फ आप उनके ना 3 दिन की रील्स निकाल लो। सही बात है। वो क्या चल वो रहा क्या है, मार्केट कर रहे हैं? आपको पंजाब में हर रोड खूबसूरत गटर लगे हुए हैं और चीज़ें जो ठीक है, कुछ क्राइसिस हैं, मगर अगर उन्हीं पे सिर्फ आवाज़ ना उठाओ आपको रोड डेवलपमेंट नज़र आ रही है। इसमें क्रेडिट मेरा ये है कि सिर्फ मरियम को नहीं जाता है, इसमें क्रेडिट ना शहबाज शरीफ साहब को बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ चाचू सारा काम कर गए थे, आपने सिर्फ लाइटें लगाई। मरियम साहबा जिस चीज़ पे खड़ी हुई हैं वो बहुत अच्छी लेगेसी है। आई एम नॉट सेइंग सही है गलत या मॉरल। फॉर एग्जांपल अगर आप सोहेल अफरीदी की खोलो कोई चीज़ तो वो इमरान से शुरू और धक्के और सिर्फ वो- उसकी रील्स हैं। अच्छा वो काबिल रहम है, मैं तनकीद की निगाह से नहीं देखता इस मामले को, क्योंकि इट्स नॉट अ फेयर असेसमेंट। इट इज़ क्वाइट क्लियर कि सेंटर पिंडी हुए इस्लामाबाद बाकायदा खैबर को और उसको मसल आउट कर रहा है, उनको बहुत तंग कर रहा है। उस तंगी के अंदर उनके पास एक ही चीज़ है, वो नज़रिया, कोट एंड कोट, और लीडर और जज्बात, और वो ठीक है, मैं उस पर तनकीद कम। अच्छा मुकाबला सिंध और पंजाब का बनता है। सिंध में पीपल्स पार्टी की लेगेसी कुछ दिखाने को नहीं है, पंजाब में नून लीग की लेगेसी दिखाने को है, और उसमें मरियम साहिबा मेरे ख्याल में पीआर का रोल बहुत बेहतर प्ले कर रही है। और लाहौर कम दिखाया जाता है, बाकी सारे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा दिखाए जाते हैं कि वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया। एक नया वोटर है, नून लीग का एक नया वोटर है जो सिंध में कभी नहीं उनको मिल सकता, मिडिल क्लास औरतें। ओ भाई सर, अभी बच्ची जो है ना 14, 15, 16 साल की से लेकर आई वुड से आंटी 50, 60 साल की, पंजाब में मिडिल क्लास आंटी या बच्ची कहीं लेफ्ट से राइट हो जाए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। लिटरली लाइक दे आर ऑब्सेस्ड विद हर। वो स्कूटर हो, अब वो बेचारे क्या, वो पिछले दिनों बिलावल ने पिंक स्कूटर और वो बंदे लेके फिर रहे थे यार। मैं आपको पंजाब गवर्नमेंट का बता देता हूँ अमान भाई, हमने खुद मतलब 2 गवर्नमेंट की स्कीम के थ्रू, वो एक होता है कि आप स्कूटी लेते हो, एक सर्टेन टाइम यूज़ करते हो, पूरे पैसों की परचेज करते हो, और आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट आपको एक सर्टेन अमाउंट वेव ऑफ कर देती है।
हमारा खुद का एक्सपीरियंस है कि 2 दफ़ा ये वेव ऑफ हो चुका है, जी बाकी सूबों में तो नहीं देखा। यार जानी सिंध सिर्फ बिला जो भुट्टो बच्चे जो जरदारी बच्चे हैं ना, वो ना सिर्फ इनकॉम्पिटेंट हैं, उनके पास लेगेसी इनकॉम्पिटेंस की है। यार बेनज़ीर को ले लो, माज़अल्लाह कत्ल होगी, वन ऑफ दी वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री, इनकॉम्पिटेंट एंड $3 करप्ट। बिलियन का सिर्फ उस दिन जलाओ घिरा हुआ था। when she was incompetent and corrupt. Zardari declared criminal. I mean, there's no debate about this. I mean, मतलब ये मैं हैरान, मैं जब टीवी शो को देखता हूँ और जब लोग कहते हैं कि सर जरदारी साहब की पॉलिटिक्स, I'm like, आपको ये बंदा मुजरिम है यार, like आप किस तरह कुरान और हदीस मैंने कौन सी कोई कही है? माज़अल्लाह, इसको मैं किसी खाते में गिनता नहीं हूँ, मैं किसी किताब में लिखता नहीं, मैं कहता हूँ ये लोग तो चोर थे और हैं। अब वो लेगेसी जो इनहेरिट कर रहे हैं उसमें आप बच्चे को तालीम वालीम दिलवा के अच्छी फैंसी इंग्लैंड से वो ऑक्सफोर्ड, वो जो मुजम्मिल मुंह उठा करके कहते हैं ना कि ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड, आपको वो नहीं चाहिए बिलावल ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड, इसको निकालो बाहर में। जो आई थिंक बिलावल से ज़्यादा अच्छी जो आसफा भुट्टो है ना, वो ज़्यादा अच्छी चलेंगी विदाउट अ डाउट। आसमान ज़्यादा टैलेंट है, बहुत अच्छी चलेंगे। मुख्तावर तो पैसे ही दुबई वालों के पास हैं, मतलब वो तो अपनी फैमिली से वही मार्केटिंग, वो लाइफ एंजॉय काम ही वो मिला है। यार मज़े हैं यार, मेरी जान, उनके गुलछर्रे हैं, मज़े हैं, हम इनके लिए पैदा हुए हैं, इनकी खिदमत के लिए। बड़े होके हमने नहीं कि वो घोड़ों की वो रकाबें कसनी है और तो इनका वाहिद क्रेडिट है बेस्ट जिसमें करप्शन की इंतहा है। 14,000 से 19,000 पे ले गए हैं इनकम क्वार्टरली। सपोर्ट स्कीम मेरे ख्याल में मेरे टीनेज से इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट मीम्स। अगर आपको बेसिक इनकम सपोर्ट का मैसेज आया था तो मेरे हंसी ही नहीं रुकती थी। मतलब इट इज द जो इनिशियल ऑनलाइन करप्शन स्कैम आए थे ना, बिस्प पे नाम होते थे, एंड इट वाज देम। यार सिंध के पास ना लेगेसी है ना कुछ है, उनके पास एक ही ट्रम्प कार्ड है, वो भुट्टो का और सिंध देश वाला कार्ड जो है। पंजाब वाले बेचारे कोशिश, इन्होंने गलत कोशिश की, पंजाब वालों ने, इन्होंने पंजाबी नेशनलिज्म की वो कोशिश की ना, अस्सी पंजाब तो नहीं, ये नहीं चलना इधर, नहीं चलना इधर, इनको मजहबी जुनून दो इनको समझ नहीं आ रही। मजहबी किसी ने दिया था ना, वो तो अभी तक समझ नहीं आ रही गए किधर आपको ऐसे जहन में नहीं आता? मतलब कल भी मेरे जहन में आया कि यार ये किधर हैं भी नहीं हैं यार, अल्लाह करे जिंदा हो, वरना ये भी एक बदसूरत सी खौफनाक सी लेगेसी होगी हमारी उस सियासी तारीख की और मजहबी तारीख की। मेरी जाती राय है कि ज़िंदा होंगे, खैबर में होंगे, नॉर्थ पंजाब में होंगे, और मेरी अभी तक राय है कि सरकारी कस्टडी या सरकारी गारंटी के साथ कहीं बैठे हुए। ये आइडिया दैट वो मुरीद के से एस्केप कर गए, मैं नहीं बिलीव कर सकता यार, अकल के ख़िलाफ़ है। आप नाके से कैसे निकल सकते हो? हाँ, कोई करामत हो जाए और कोई बंदा मतलब बड़ी सी तदबीर से खुफिया करके निकल जाए तो निकल गए होंगे, मगर ये रियासत का पैगाम बड़े लोगों के लिए था कि जितनी स्पीड से हम बना सकते हैं ना, नहीं मगर ये रियासत की जानिब से यार मार्च में अली मीन गंडापुर 37 लाख और क्रॉस इमरान करते की बीवी पे ये कैसे निकला करते थे यार, छोड़ो यार, माज़अल्लाह इन लोगों की क्या बातें करनी यार। ये आते कैसे जलसे में और निकलते कैसे हैं यार। वो जो वैसे पूरा यहाँ पे कबूतर भी जो है ना, वो एक हाथ से पंख उड़ाता है और एक पंख से ना अपनी पूंछ बचाता है, ऐसे छोड़ो यार ये बातें। नथिंग एवर हैपन्स पाकिस्तान में। एंड आई रियलाइज दिस जब मैं टीनेजर था और जब मैंने लॉयर्स मूवमेंट को असल में समझा था ना, ओ ये भी फेक और गे था यार। द फैक्ट कि लॉयर्स मूवमेंट एक ऑर्गेनिक चीज़ नहीं थी, फिगरिंग दिस आउट एज अ टीनेजर इज लाइक। अली अहमद कुर्द थे उसमें बड़े अच्छा ये भी रियल नहीं था, बिकॉज़ यू स्टार्ट टू थिंक ओए डेमोक्रेटिक फोर्सेस और वकील। नवाज शरीफ बस घर से निकलने लगे हैं, नवाज शरीफ का काफिला निकलने लगे, नवाज शरीफ का काफिला जीटी रोड पे पहुंच गया। none of it is real. गुजरांवाला पहुंचे जजिस बहाल। बट ये मसला है ना मेरोज भाई, आपने वोटर कॉन्फिडेंस टू अ पॉइंट ब्रेक कर दिया कि लोगों का बिलीफ जो है इन द सिस्टम, जहाँ वो रुक के उसको मानने के लिए 8-10 चीज़ों को रद्द कर देते कि नहीं ये वो ख़त्म हो गया ना। लोग कहते हैं कि यार ये चीज़ मतलब नहीं है, ये फेक है। या तो नया सिस्टम ऐसा तजवीज़ किया जाए, इंशाल्लाह आ जाएगा, मुझे लगता है ट्राई करेंगे 28वीं आनी है ना, फिर कहा गया था हम 29वीं 30वीं कुछ भी ला सकते हैं। वाह। मसला ये है कि जब तक कि ये पुराने निज़ाम को मनसूख शुद्ध नहीं कहेंगे तब तक लोग नाकिद मौजूद रहेंगे, लोगों का बिलीफ नहीं है। आपको कहना होगा कि ये एक दौर था, अब ये एक दौर है। और ये कह देना कि हार्ड स्टेट है या ये कह देना कि हम अमेंडमेंट्स लाते जाएंगे, ये उसका हल नहीं है।
आपको अवामी कंसेंसस मिलेगा, आपको फेयर खेलनी पड़ेगी गेम। इमरान खान जो है, पीपल आर ऑब्सेस्ड विद हिम। इफ ही कैन यू इमेजिन वो जेल में फौत हो जाए? कैन यू इमेजिन? यार हमने क्या गुनाह किए यार, ना मैंने वोट दिया उसे कभी ना कुछ, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया कि साथ साथ भी आ गए। हाँ, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है? लाइक कैन यू इमेजिन इमरान खान डाइज? कि मैं इमरान खान के इश्क में मुब्तला हो जाऊँ। नहीं, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया कि हमें ऐसे फंसा दिया ये? हाँ, मुझे सिर्फ ये होता है कि जो TLP वाला वाक़या हुआ है ना, उससे मुझे ये फील होता है कि रियासत की जानिब से ये एक बहुत बड़ा पैगाम है कि अगर हम बना सकते हैं ना तो हम गिरा भी सकते हैं, और जितनी स्पीड से बना सकते हैं ना उतनी ही स्पीड से गिरा भी सकते हैं। आप स्टेट से नहीं लड़ सकते, और स्टेट तो आजकल वैसे भी 5 स्टार है। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स अगर ये 5 स्टार ऐड वाली ना हो बस। You can fool some of the people all the time, all the people some of the time, but you cannot fool, मैं भूल गया हूँ, but you cannot all the fool people all the people all the time. But we have tried. Just you wait for our response. मगर ये वाहिद चीफ है जो 3 साउथ से भी आपको बचा के बैठे हुए हैं, आपको सॉरी आपकी जो ईस्ट है वहाँ से भी आपको भी सेवियर के तौर पे बचा रहे हैं, और वेस्ट वाली साइड से भी आपको एज अ सेवियर ही बचा रहे हैं। अरेबियन सी तो वैसे ही हमने वाह बचाया। वाह, यहाँ से हम बच जाएंगे। ये ज़रूरी था। मेहरोज साहब अभी खुद सीमा से वापस आए हैं, सीमा से। हम इसराइल की, आप लोगों ने अपना पढ़े लिखे होने का सबूत देना है। फलस्तीन जिंदाबाद, हम इसराइल की इंशाल्लाह। यार आई एग्री विद व्हाट यू सेइंग, बट एट द सेम टाइम यार फाइनेंशियली इट्स बैड। लुक अराउंड यू मैन, लुक अराउंड यू। ये जो सर ने पिछले दिनों रिपोर्ट की है ऑन द बेसिस ऑफ के हमारे बच्चे दफ्तर में बच्चियां हरास हो रही थी इन ड्राइव्स में, बहुत काम खराब है। व्हाट डू यू थिंक इन ड्राइव्स में कहाँ से ये फ्लड ऑफ नौजवान आए हैं? बिकॉज बेरोजगार है सारे। 25-30 हज़ार वाली नौकरी खत्म हो गई ब्रदर, तो फटा हुआ 70 है तुम्हारे पास, जाके जमा कराओ उसको एंड स्टार्ट टू राइट्स बिलो, फिर फ्रस्ट्रेशन निकालो, किसी लड़की को हरास करो। आई एम नॉट सेइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी से चीज़ें क्रिएट होती हैं, बट स्पर ऑन होती हैं। बच्चों के हाल देखो, कोई बच्ची कौन चिपक के स्कूटर पे बैठ के जाना चाहती है किसी छपड़ी के साथ? इट्स द चीपेस्ट राइड अवेलेबल, बसें मुहैया होने के बावजूद इट्स द चीपेस्ट राइड अवेलेबल कन्वीनियंस के अतबार से भी। जो बच्चियां एक ज़माने में 20,000 का 15,000 का रिक्शा करवा लिया करती थी, कैन दे डू दैट जॉब के लिए? सिर्फ ख़वातीन का मसला नहीं है ये, आप बाहर चले जाएं, आप बात कर लें। यार उस दिन एक बंदा आया, एक महकमे का, मैं नाम नहीं लेता, वो चाय पे आया, 2 पार्टी के रोल खुले बिस्किट के, एक ख़त्म होगा चाय पे और एक खुला हुआ था, बिस्किट ऐसे सजे हुए थे। जब चाय ख़त्म हुई है, लोग उठने लगे, उसने टिश्यू का पेपर लिया और उसने बिस्किट टिश्यू में डाले हैं, बंद किए और वो दफ्तर से लेके चला गया। इनकी इस बात पे ना मुझे बनी गाला याद आ गया। बिस्किट मारे, और मुझे गुस्सा किस बात का था? ये नहीं कि तू बिस्किट उठा के ले गया, कि तू एक टिश्यू भी हमारा ले गया और तू वो बिस्किट ले गया जो मैंने और सलमान ने बाद में। मैं क्या करता हूँ, बिस्किट खत्म होते हैं, मैं लेके आता हूँ, और सलमान ने 2 बिस्किट है, और साथ क्या करता है, खाली शॉपर पड़े होते हैं। खाद के साथ के दिन मैंने या खाली शॉपर देखे हैं, या इसके मुंह में मेयोनीज लगी होती है, और मिड लाइक साथ लाइक मिड। मैं असल में साथ की एक चीज़ जिससे मैं बहुत ज़्यादा, और साथ ऐसे खाना खाता है, लैपटॉप होता है, हेडफोन होते हैं। नहीं, मैं साथ की जिस चीज़ से हैरान होता हूँ ना, मैंने सलमान के साथ भी डिस्कस किया कि सुबह भी खाएगा, फिर दोपहर को खाएगा, फिर शाम को खाएगा, मोटा नहीं होता, जाता किधर है? मीठा नहीं खाता यार, मतलब मेरी तो फिजिक आउट हो जाए। ये मीठा नहीं खाता, नेक्स्ट लेवल। नोट कर, मीठा नहीं खाता, चाय नहीं पीता, मीठा नहीं खाता। अमान भाई वो अगर बोतल यार एक सेकंड, इसकी तनख्वाह कम करो यार। ये क्या कर रहे तुम्हारे ना, मैं जमा कर, तुमको मीठी डाल दो दफ्तर के साथ यार, ये क्या कर रहे, खाई जाता है और ये मांडू फिरता है खाने पे। माशाल्लाह नजर बद से बचाए। और जो ये कचरा कूड़ा और कूड़ा करकट देखते हैं नेटफ्लिक्स पे, ये चुन के सबसे बेकार फिल्में होती हैं ना। हमेशा की तरह सुनने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।